हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज करेंगे हम फिजिक्स के कुछ PYQs जिन्हें हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है 9th और 10th लेवल से कनेक्ट करके चले, बिल्कुल बेसिक से। अगर हम बेसिक से करके चलेंगे तो हमें ये बर्डन नहीं रहेगा कि सारे न्यूमेरिकल्स हमारे 11th 12th से रिलेट करते हैं। उनमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना हम 9th 10th से रिलेट करके चलेंगे, बाकी कुछ 11th 12th के हैं तो उन्हें भी फॉर्मूले के साथ चलेंगे। और जितने भी न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले हैं वो साथ में आप नोटबुक लेके बैठेंगे, उन जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को नोट करके चलेंगे क्योंकि वो लास्ट टाइम में हमारे बहुत सारे काम आते हैं। ठीक है, जल्दी से हमारा रिवीजन हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या आया था फिजिक्स में? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि वोल्टेज अप्लाई करी है हमने 220 वोल्ट, और जो उसके लिए फिर पावर कंज्यूम हुई है वो पावर कंज्यूम हुई है 100 वाट। अभी इन्होंने बोला है जब हमें वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं 110 वोल्ट तो हमारी पावर कितनी कंज्यूम होगी, हमें ये वाली चीज़ निकाल के लेके आनी है। ये हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट। अभी देखो इसमें ना दो फॉर्मूलेज हम यूज़ करते हैं, तो फॉर्मूलेज हमारे क्या हैं उन्हें देख लेते हैं। 10th से ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। इसमें ना दो मेन फॉर्मूले हैं जिनमें से हमेशा एक दो न्यूमेरिकल्स हमारे बनते हैं। क्या फॉर्मूले हैं? देखो इसमें दो चीज़ें हैं। VIP, जो VIP लोग होते हैं ना वो वीर होते हैं। VIP मीन्स VIP क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वही होते हैं जो मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, वीर होते हैं, महान होते हैं। ठीक है, तो VIR ये हमारा क्या होता है? ओम्स लॉ होता है। ये ओम्स लॉ है और ये हमारा क्या हो जाता है? पावर का फॉर्मूला है। इसमें देखो क्या है हमारे पास? V वोल्टेज होती है, I करंट होता है, P पावर होती है, R रेजिस्टेंस हमारा होता है। दो फॉर्मूलेज हैं 10th लेवल से हैं, इन्हीं दोनों को कनेक्ट करके हम इस न्यूमेरिकल को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इन्हें हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूलेज को कैसे रिलेट करके पढ़ेंगे। देखो इसमें हमारा जो करंट है ना, करंट हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं गिवन। इसका मतलब सबसे पहले तो I को हम यहाँ से हटा देंगे कि I को हटाने के बाद हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा इसमें यूज होगा। किस तरह से यूज होगा बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। देखो यहाँ से I अगर हम निकालना चाहें तो I की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? ये P के अपॉन में V चला जाएगा तो I की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन V। क्या अब हम इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं? ये फर्स्ट हमारा हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसकी वैल्यू हम सेकेंड में अगर पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? V इज इक्वल टू I की जगह पुट कर दीजिए P अपॉन V और R हमारा एज इट इज़। अभी देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर इज इक्वल टू P R। इसे आगे भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन में हमारा R हो जाएगा इज इक्वल टू P। अब देखो ये हमारा नया फॉर्मूला है, या तो आप इसे डायरेक्ट लर्न कर सकते हो या फिर थर्ड फॉर्मूला आप यहाँ से बना सकते हो कि कैसे हमारा निकल के आया है। पावर इज इक्वल टू होती है V स्क्वायर अपॉन में R। अभी देखो इसे हम कैसे इसमें फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जब अप्लाई करना है तो हमें क्या करना है, इसमें देखो रजिस्टेंस जो होगा ना दोनों ही केसेस में सेम होगा रजिस्टेंस तो इसमें से इस फॉर्मूले को पुट करेंगे हम। हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है फर्स्ट में पुट कर दो तो इसमें देखो V की जो वैल्यू है, V की वैल्यू है 220 वोल्ट इंटू में उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे V स्क्वायर अपॉन में हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू पावर कितनी है? 100। अभी देखो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो R की वैल्यू निकल के आएगी, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये नीचे चला जाएगा इसके, तो 220 गुना में 220 अपॉन में हमारा हो जाएगा 100। तो इसे देखो कट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 484, यही वैल्यू आएगी। इतना हमारा जो रेजिस्टेंस है वो निकल के आएगा। अब रेजिस्टेंस देखो दोनों ही केसेस में सेम है, रेजिस्टेंस का भी और इसका भी। अभी जब हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है और फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है तो क्या हम सेकंड से पावर नहीं निकाल सकते? पावर इजीली निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो वोल्टेज R की वैल्यू हमें गिवन है उसमें ही पुट करेंगे पावर इज इक्वल टू कैसे निकलेगी? V स्क्वायर कितना है? 1110 इंटू में 110 और उसके बाद है 484। इसे कट करेंगे हम 11 से तो कितने टाइम जाएगा? 4 और 11 से ये 4 टाइम्स जाएगा और ये कितना बचा यहाँ पे? 100 और 100 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा? 25
ठीक है। 25 वॉट जो होगी ये पावर निकल के हमारी आ रही है, और 25 हमारा कहाँ है, डी ऑप्शन के अंदर है। इस क्वेश्चन को या तो हम बेसिक से जाएंगे या फिर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले से जाएंगे। और इसका तीसरा जो वो है कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके लिए एक ट्रिक भी हम यूज कर सकते हैं। ट्रिक को हम कैसे डायरेक्ट लर्न रखेंगे, इसके लिए अगर हम ट्रिक अप्लाई करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। देखो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होगा कि जो हमारा फॉर्मूला है, जो पावर होती है ना, वो हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है वी स्क्वायर के, क्योंकि हमें पता है जो रेजिस्टेंस है वो तो दोनों ही केसेस में कांस्टेंट रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पावर वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसने क्या बोला कि वी को ना हाफ कर दो। क्वेश्चन से देखो, जब जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं इसे, वो क्या करेंगे, जो इसका जो 220 वोल्ट का 110 कर दिया, इन वोल्टेज का क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो पावर कितनी बढ़ेगी। देखो जब वोल्टेज को हाफ करेंगे तो फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, इसे कैसे करेंगे, v अपॉन में 2, इसका स्क्वायर यही है v का स्क्वायर, तो v2 का स्क्वायर कर दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों प्रोपोर्शनल है, वो चीज़ जितनी बढ़ेगी उतनी ही पावर बढ़ेगी, तो हमें पावर के अपॉन में भी कितना करना पड़ेगा, 4, तभी इक्वेट हो पाएंगे, तभी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो पाएंगे। इसका मतलब अगर v को हम हाफ करते हैं तो पावर को हमें कितना डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, और हमारी पावर है कितनी, 100 है, इसे 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 वाट। ठीक है, डायरेक्ट भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जिन बच्चों को फॉर्मूला डायरेक्ट पता है और कंसेप्ट क्लियर है, जो फिजिक्स के बच्चे हैं वो तो इसको डायरेक्ट ही करेंगे। बाकी बायो और केमिस्ट्री के जितने भी बच्चे हैं वो बेसिक से जा सकते हैं, बेसिक से भी ये ज़्यादा टफ नहीं पड़ता। दोनों फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। बाकी डायरेक्ट जो फॉर्मूला बना है उसे आप निकाल भी सकते हो, लर्न कर सकते हो तो लर्न भी कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, फॉर द फॉलोइंग रीजंस निक्रोम वायर इज जनरली यूज एज ए हीटिंग एलिमेंट इन हीटिंग एप्लियंसेस। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया है, निक्रोम वायर दिया है। ये किसका एलॉय होता है, निकेल और क्रोमियम का एलॉय होता है। देखो जब ये निकेल और क्रोमियम का एलॉय होता है, इसे हीटिंग एप्लियंसेस में यूज करना है। मतलब हीटिंग की जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, गीजर हो गया, हीटर हो गया, इन सब चीज़ों में हमें निक्रोम वायर को यूज करना है। अभी देखो इसको इस कंसेप्ट से कॉमन सेंस से भी जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे इस क्वेश्चन में, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। देखो अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो क्या हम हीटिंग में से यूज करेंगे, फटाफट से पिघल जाएगा, तो क्या हम इसे यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करेंगे। तो इसका मतलब है जो हम हीटिंग में यूज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट हाई। ये सही बात है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, कम होगा तो हम इसे हीटिंग के लिए कभी यूज नहीं करेंगे। उसके बाद देखो सेकंड है रजिस्टिविटी। अगर रजिस्टिविटी का भी केस नहीं पता तो थर्ड वाले को पढ़ के देखेंगे। इट डज गेट ईजिली ऑक्सीडाइज। देखो ईजिली ऑक्सीडाइज अगर हो जाएगा तो ये तो खराब हो जाएगा, हीटिंग में हम इसे कैसे यूज कर पाएंगे। देखो अगर मान लो लोहा है, लोहे को जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो क्या इसे हीटिंग में यूज करते, नहीं करते। यही तो इसका कारण है, जो चीज़ जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो हम उसे कैसे ही हीटिंग में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा गलत है। अभी देखो उसको देखेंगे, रजिस्टिविटी भी नहीं पता, तो फर्स्ट सही होना चाहिए और थर्ड हमारा गलत होना चाहिए। देखो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड सही है तो इसमें कंसेप्ट हमारा नहीं बैठ रहा। फर्स्ट सही है, थर्ड करेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। सेकंड में क्या है, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। देखो थर्ड करेक्ट फिर से बता दिया, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। फर्स्ट सेकंड थर्ड आर इनकरेक्ट, फर्स्ट तो इनकरेक्ट नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है। तो हमारे पास बचा क्या, ए बचा। तो इसका मतलब है फर्स्ट एंड सेकंड हमारे दोनों ही क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अभी इसे अच्छे से देख लेते हैं कि हीटिंग का रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है। देखो इसका हीटिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H = I²RT। देखो जितने भी फॉर्मूले हैं ना, इन्हें साथ के साथ आप नोट करते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं वो सारे साथ के साथ लिखते चलो, उससे आपको ही बहुत बड़ा बेनिफिट होगा लास्ट में जाके। ठीक है, तो H = I²RT। R जो है यहाँ रजिस्टेंस है, I करंट है, T टाइम होता है। अब जो R होता है वो इक्वल होता है रजिस्टिविटी एरिया अपॉन में, सॉरी ये क्या होता है, ऊपर होती है लेंथ और नीचे हमारा होता है एरिया। ऊपर हमारी होती है लेंथ और नीचे होता है हमारा एरिया।
ये दो फॉर्मूले होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन इन्होंने पहले भी बनाया है स्टेट में कि जो रजिस्टेंस है किसी तार की अगर लेंथ हम बढ़ा देते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अभी उसे भी देखेंगे। अभी देखो पहले हीटिंग जो इफेक्ट है वो बढ़ेगा जब रजिस्टेंस बढ़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और रजिस्टेंस रजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मीन्स हीटिंग भी रजिस्टिविटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। जितना हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा उतनी रजिस्टिविटी ज़्यादा। वही उसने बोला है कि इट्स रजिस्टिविटी इज हाई, इसकी रजिस्टिविटी जो होगी वो हाई होगी। और रजिस्टिविटी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी आप जैसे यहाँ पे एलॉय ले रहे हैं तो एलॉय की, मेटल की, किसी की भी ये प्रॉपर्टी होती है उस करंट को करंट का जो फ्लो है उसको कितनी पावर से वो रेसिस्ट कर पाती है, रोक पा रही है, ठीक है, वो होती है रजिस्टिविटी। तो करंट को कितना रोक पा रही है वो इससे रिलेट हो जाएगी कि हमारी अगर हीटिंग ज़्यादा है तो रजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अभी इसमें देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन भी आया था स्टेट में यहाँ से कि अगर लेंथ को इंक्रीज करते हैं, अगर लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो आर भी हमारा जो रजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। इसके बाद ये आया था कि अगर एरिया को हम इंक्रीज करते हैं, अगर देखो एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब एरिया इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एरिया को बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी हमेशा हमारी कम होगी। तो ये इन्वर्सली हो जाता है। यहाँ से अलग से स्टेट में क्वेश्चन पूछा था और बाकी इसी कंसेप्ट को यूज करके इन्होंने फिर से क्वेश्चन बना दिया। ये हो गया। अब देखो इसमें फॉर्मूले साथ के साथ नोट कर लेना, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वोल्ट मीटर विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 1800 ओम कैन बी यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए 200 ओम रजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल बी। देखो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं हर साल आते हैं, बहुत ईजी होते हैं, दिखने में टफ लगते हैं, जब फॉर्मूले का अप्लाई करके लगाते हैं ना तो बहुत ईजी क्वेश्चन ही होते हैं। देखो इसमें कंसेप्ट को समझेंगे। इसमें जो रजिस्टेंस होता है ना वोल्ट मीटर के साथ हमेशा पैरेलल में आता है। अगर आप वोल्ट मीटर को रजिस्टेंस के साथ अप्लाई करते हो तो वो हमेशा पैरेलल में होता है। और यहीं पर अगर एमीटर होता है ना तो एमीटर जो होता है ना वो हमेशा सीरीज में होता है। तो इसके अलग अलग हमारे दो फॉर्मूलेज हो जाते हैं। क्या फॉर्मूलेज हो जाते हैं? जो रजिस्टेंस होगा उसके केस में जो फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू टोटल जो होगा वो 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, आगे भी कोई और रेजिस्टेंस दिया होता तो R3 आ जाता, और जो सीरीज में होता है उसमें क्या होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस में R2। इसमें दो ही हैं तो दो ही आएंगे, बाकी हमारा क्या हो जाता आगे बढ़ता चला जाता R3 R4 R5। अभी हमें एमीटर का केस नहीं पूछा है, हमें किसका पूछा, लेकिन साथ में करके चलेंगे इसे, क्योंकि इस पर भी आ सकता है क्वेश्चन, जब इस पर बनाए तो उस पर भी बन सकता है। तो 1/r जो होगा इसमें 1/r हमारा कैसे निकालेंगे, इसे देखो इसे कैसे निकालेंगे। 1/r इज इक्वल टू R1 कितना हो जाएगा 1/2 रजिस्टेंस है हमारे 1/200। इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो 1800 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 10/1800, 0 से 0 कट, तो ये हो जाएगा 1/1800। ये किसकी वैल्यू आई है हमारी 1/r की। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ 0 नहीं आएगी क्योंकि 0 तो यहाँ से कट होगी, तो 180, तो ये हो जाएगी 180। तो r की जो वैल्यू होगी 180 ओम होगी हमारी, तो ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो इसको करेंगे, यहाँ से वो नहीं आएगा आपका 10 क्योंकि 0 तो यहाँ पे कट हो चुकी, तो ये आएगा हमारा 180। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस हैं, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ए 200 न्यूटन ब्लॉक रेस्ट इन ए फ्रैक्शनल इंक्लाइंड प्लेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30। ए कॉर्ड अटैच टू द ब्लॉक पासिस ओवर ए फ्रैक्शनलाइज्ड पुली एट द टॉप ऑफ द प्लेन इज अटैच टू ए सेकेंड ब्लॉक। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, एक इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो 30 डिग्री इन्होंने दे रखा है। उस पर कोई हमारा ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास भी उन्होंने दे रखा है 200 न्यूटन। इस पर कोई स्ट्रिंग बंधी हुई है, फ्रिक्शनलेस हमारी कोई पुली है, उस पर दूसरा मास दूसरा कोई बॉक्स लटका हुआ है, उसका मास हमें निकालना है। इसका हमें पता है, इसका हमें निकालना है वेट, और वेट पता है हमें क्या होता है mg, और mg हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम में है, ये चीज़ें क्या हैं एक दूसरे को बैलेंस करे हुए हैं, इस पर कोई फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हो रहा। देखो ये जो हमारा बॉक्स होगा ना, इस पर एक तो नीचे की तरफ फोर्स लगता है, हमें पता है mg,
जो मास होता है ग्रेविटी उसे अपनी किस फोर्स से खींच रही है, तो वो क्या होता है नीचे, ये पेन भी नीचे अगर जाएगा तो इसका मास और ग्रेविटी, कितनी ग्रेविटी से इस चीज़ को खींचा जा रहा है, तो वो इसका क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है नीचे की तरफ, mg। ठीक है, फोर्स हमें पता होता है, फोर्स क्या होता है, ma ही होता है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारा ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पे हम g यूज करते हैं। mg हमें निकालना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने में हमें टफ लगते हैं बट 9, 10 से भी लेकर इन्हें चलते हैं ना तो हम आराम से निकाल लेते हैं। अभी देखो इसमें क्या है, जो 8th क्लास होती है ना, 8th क्लास में भी हम जो फोर्स होता है, फोर्स को रिजॉल्व करना देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे हमारा फोर्स है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम कैसे ब्रेक करते हैं, cos थीटा, और जो ये होता है हमारा वर्टिकल वाला, इसे कैसे करते हैं, sin थीटा। ये हमारा हो गया एंगल। हमें पता होता है फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं तो किसी एंगल पे अप्लाई करते हैं, और उसका जो रिजल्टेंट F होता है और उसे हॉरिजॉन्टली F cos थीटा होता है, F sin थीटा होता है। ठीक है, और ये भी ट्राइंगल से जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है उससे निकालते हैं कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाता है, cos थीटा, और ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हो जाता है हमारा sin थीटा। ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं छोटी क्लासेस में भी, बच्चों को जब बताते हैं 8th क्लास में, तो ये कंसेप्ट होता है जो इसमें यूज़ होता है। इसे आगे भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, ये बेसिक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है। अब देखो इसमें ना ये दो परपेंडिकुलर आपस में ये क्या होगा, रिजॉल्व होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। अभी इसे सेम देखेंगे कि ये जो एंगल होगा ना, ये थीटा एंगल होगा, और जो यहाँ पे 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सेम उसी केस को लेके चलेंगे यहाँ पे कि ये एंगल थीटा है, यहाँ पे 90 हो गया, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हमारा जो हो जाएगा ना वो हमारा क्या होगा, F cos थीटा, और जो यहाँ पे है ये हमारा क्या हो जाएगा, F sin थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पे हम कैसे याद रखेंगे, जो हमारा रिजॉल्व वो सेम ही है कि ये हमारा जो बेस है, बेस हमारा ये बनेगा। अभी देखो इंक्लाइंड पे कैसे याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल पे और यहाँ पे वर्टिकल पे तो हमें पता होता है, नीचे कॉस होता है, ऊपर साइन होता है। इसमें देखो कैसे याद रखोगे, बहुत ईजी है कि स्लाइड, जहाँ पे स्लाइड है आपकी, जहाँ पे वो नीचे की तरफ आ रहा है, स्लाइड जहाँ फेज है, स्लाइड से याद रखोगे साइन का एंगल आता है sin थीटा। और कंप्रेस मीन्स नीचे की तरफ खींचना, खींच कौन रहा है, जब वजन होगा चीज़ तो धरती अपनी तरफ खींचती है, इट्स मीन कंप्रेस करती है। क्या करती है, कंप्रेस करती है। और कंप्रेस से याद रखोगे, कंप्रेस कॉस से आ रहा है, तो कंप्रेस का मतलब है नीचे की तरफ हमारा cos थीटा बनेगा। दोनों एंगल्स याद करने बहुत ईजी हो जाते हैं, ये हमारी ट्रिक होती है कि जो स्लाइड वाला पोर्शन है, स्लाइड में sin थीटा बनता है, और कंप्रेस नीचे की तरफ हमारा cos थीटा बनता है। अभी देखो जब ये हमारा पूरा फंक्शन इक्विलिब्रियम में है ये स्टेट, तो ये जो हमारा sin थीटा होगा ना, इसका जितना मास इससे नीचे आएगा उतना ही इस पे अप्लाई होगा। ये नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल होने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो बैलेंस होकर रखे हुए हैं। इट्स मीन जो F sin थीटा है वही इसका वेट होगा mg का। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, वेट इज इक्वल टू mg हमारा क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो F sin थीटा की ही वैल्यू इसमें आएगी। ये क्या हो जाएगा, F sin थीटा। ठीक है, 11, 12 से जाते हैं तो हम इसमें ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे टेंशन लगेगी, यहाँ पे भी टेंशन लगेगी, तो ये जो टेंशन इक्वल हो जाएंगी, तो ये W हमारा F sin थीटा के इक्वल हो जाता है। बेसिक से जाते तो हमें पता चल जाता है कि ये जितना बैलेंस से कर रहा है इतना ही इसका वेट होगा। ठीक है, उसके बाद देखो हम कैसे निकालेंगे, F हमें दे रखा है, जो हमारा टोटल है वो 200 न्यूटन है, 200 हमें दे रखा है, इंटू में साइन। अब साइन की कितना, साइन 30 डिग्री हमें दे रखा है, तो 200 इंटू में साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, और 2 से जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ए आ जाएगा। इजी है क्वेश्चन, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना था। जब हमें पता होता है रिजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हमें बेसिक से आती हैं, तो हम सीधा निकाल सकते हैं। ये तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जो स्लाइड वाला होगा, स्लाइड का और अच्छे से ध्यान रखोगे, स्लाइड में साइन होता है, मीन्स यहाँ पे स्लाइड में साइन थीटा आएगा, F sin थीटा ही हमारा क्या होगा,
वेट होगा और उसमें फॉर्मूले में फटाफट से वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए 50 न्यूटन स्लैड रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ए हॉरिजॉन्टल पुल ऑफ 10 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट टू स्टार्ट द स्लैड मूविंग। आफ्टर मोशन इज स्टार्टेड ओनली ए 5 न्यूटन फोर्स नीड टू मूव द स्लैड विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। देखो इसने क्या बोला है, द इफेक्टिव, इसमें क्या निकालना है, द कोएफिशिएंट स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा 11th से ही है ये भी, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसमें क्या होता है, फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन हमारी जो होती है, ये स्टैटिक का है। और काइनेटिक के लिए हम जो निकालते हैं इसका फ्रिक्शन का फॉर्मूला वो होता है, वो भी हमारा होता है F अपॉन में N। अब देखो F हमारा फर्स्ट केस में फोर्स कितना है, 10 न्यूटन लग रहा है, और वो हमारी रिएक्शन कितनी है, मीन्स उसका वो कितना है, 50 है। तो इसे देखो कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 मीन्स 0.1। सेकेंड केस में जब वो स्टार्ट हो गया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, F हमारा कितना है 5, और N की वैल्यू तो हमारी 50 ही रहने वाली है, तो ये कितनी जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये सॉरी 1.2 होगा क्योंकि 2 टाइम्स जाएगा ना, ये हो जाएगा 0.1। तो इसकी जो वैल्यू होगी 0.2 एंड 0.1, तो ये हो जाएगा हमारा बी। इसमें जो फॉर्मूलेज है ना, फॉर्मूलेज अलग से लिख लेना, ये दोनों फ्रिक्शन के फॉर्मूलेज हमें लर्न रखने, स्टैटिक के और काइनेटिक के। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए बुलेट ऑफ मास 16 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 260 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट पेनिट्रेट ए ब्लॉक ऑफ वुड टू डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना हमारा 9th क्लास से बन जाता है आराम से। 9th क्लास में ना हमारे पास मोशन के 3 इक्वेशंस हैं जो बिल्कुल हमेशा ही क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तीनों ही हमारी रिएक्शंस हैं। देखो फर्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, V इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, U प्लस में AT। उसके बाद हमारा है S होता है हमारा UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला है हमारा V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस में 2AS। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले जो हैं मोशन की इक्वेशंस हैं, ये हमें बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इन पर हमेशा एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। जैसे हम चाहें तो 11th 12th से भी काइनेटिक एनर्जी चेंज वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बट अगर 9th से अच्छे से सॉल्व हो रहा है तो हम 9th से ही इसे सॉल्व करेंगे। देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, उन्होंने बोला है कि फोर्स निकालना है। फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमें पता है। और मास उन्होंने, ये हमें फाइंड आउट करना है, फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं हमें निकालना क्या है। उसके बाद उसने मास दे रखा है, मास कितना है 16 ग्राम। और उसके बाद उन्होंने क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है इनिशियल, वो कितनी है 260 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। और क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और लास्ट वेलोसिटी जो दे रखी है वो 0 है, क्योंकि लास्ट में वो गोली जो है रुक जा रही है। वो क्या कर रही है, जो बुलेट है लकड़ी के कुछ हिस्से तक जा रही है, उसके बाद रुक जाएगी, कुछ डिस्टेंस तक जाएगी 12 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब देखो इसमें से हमें क्या निकालना है। मास तो वैसे ही उन्होंने दे ही दिया, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है। मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन मेनली हमें निकालना है। अभी देखो 3 इक्वेशंस हमारे पास हैं, क्या फर्स्ट से हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट के लिए हमें टाइम चाहिए, टाइम हमारे पास है नहीं, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हम अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद देखो सेकंड वाली में भी टाइम यूज हो रहा है, तो सेकंड वाली भी हम यूज नहीं करेंगे। इट्स मीन थर्ड वाली में टाइम नहीं है, U और V दे रखे हैं, S दे रखा है, तो यहाँ से A हम निकाल सकते हैं। तो हमारी क्या होगी, जो थर्ड वाली इक्वेशन होगी ना, इसे अप्लाई करके हम इसमें से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है ना, जो यूनिट्स है ना उन्हें हमें यूनिट्स को ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना है। ग्राम में हम यूज नहीं करते, तो इसका कितना हो जाएगा 0.016 kg, क्योंकि हमें पता होता है 1 kg जो होता है ना वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। उसके बाद इसमें और क्या, ये तो मीटर में ही है, सेंटीमीटर वाले को भी कर लेंगे 1/2 मीटर। अब क्योंकि ये है भी हमें पता है कि 1 जो मीटर है वो कितने के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो इस यूनिट को भी हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली।
अब देखो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे इस वाले में, वी स्क्वायर की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 260 इंटू में 260 और प्लस में हमारा हो जाएगा 2a इंटू में s की वैल्यू कितनी है 0.12, इतना ही हो जाएगा। यहाँ से देखो a की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे ये वैल्यू हमारी इधर साइड चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 260 इंटू में 260 और अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा 2 इंटू में 0.12, ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है उसे हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इट्स मीन अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स के लिए मास कितना है 0.016 यही है, इंटू में एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, माइनस आगे लगा देंगे क्योंकि माइनस हमारा उसमें आ ही रहा है, तो 260 इंटू में 260 अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा 2 इंटू में 0.12। देखो इसमें पॉइंट्स की वैल्यू हटा दो, यहाँ पे कितने आ जाएगा इसके नीचे 1 आ जाएगा और लास्ट जितनी राइट साइड डिजिट उतनी 0 आ जाएंगे, इंटू में ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो इसके ऊपर 1 आ जाएगा, जितनी डिजिट उतनी 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0 से 0, 0 से 0, यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगी। बाकी हम अगर इसे कट करते हैं तो कितना कट हो जाता है, ये 2 से 8 टाइम्स जाता है, ये 4 से कर सकते हो, 4 2 जा 8, 4 3 जा, ठीक है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितनी वैल्यू आ रही है 676, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगी और इंटू में हो जाएगा कितना बचा 2 इंटू में 0 अपॉन में 3। अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ माइनस में आएगी 4706 के अप्रॉक्स, ठीक है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारी कितनी आ रही है, ये नियर अबाउट है -4510 के, तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे, 9th से ही बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे, अदरवाइज तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और मास वाला जो फॉर्मूला है 11th में जो हम यूज करते हैं उससे करेंगे। उससे बेटर है कि हमने 9th को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो 9th से ही इस क्वेश्चन को बनाएं। उसके बाद देखते हैं 7th क्वेश्चन, ए बैलून ऑपरेट्स एन एल्टीट्यूड वेयर द एयर डेंसिटी इज 0.9 kg per meter cube। एट दिस एल्टीट्यूड द बैलून हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 20 meter cube एंड इज फिल्ड विद हीलियम। इफ़ द वेट ऑफ द बैलून बैग इज 88 न्यूटन द लोड इट कैन सपोर्ट एट दिस लेवल। देखो इसमें क्या गिवन है, हमारे पास कोई बैलून है और जो बैलून है ना इस पे 2 मासेस लगेंगे, एक तो हमारा mg लगेगा, इसकी जो वॉल्यूम है या मास है ड्यू टू ग्रेविटी, और एक जो इसका जो आउटर सरफेस है जिसे बना हुआ है वो भी हमें दे रखा है 88 न्यूटन, ठीक है, उसका भी फोर्स दे रखा है। इट्स मीन 2 फोर्सेस की वजह से ये नीचे आने की कोशिश करेगा और एक फोर्स होगा हमारा एयर का जो इसे ऊपर की साइड ले जाएगा। अब वो जो हमारा एयर का फोर्स होगा, देखो फोर्स ऑफ एयर निकालते हैं हम, फोर्स ऑफ एयर इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा और इसके 2 मासेस इसे नीचे की लाने की कोशिश करेंगे। अभी कैसे निकालेंगे, जो एयर है ना एयर का फोर्स क्या होगा m/a, बट मास तो हमें दे नहीं रखा, लेकिन हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, यही होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। देखो यहाँ से डेंसिटी हमें दे रखी है, वॉल्यूम हमें दे रखी है, तो क्या हम यहाँ से मास निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। मास की वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी इंटू में v। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, मास की जगह पे हम डेंसिटी इंटू में v कर सकते हैं, इंटू में हमारा हो जाएगा a, ठीक है। अभी डेंसिटी हमें एयर की दे रखी है, तो एयर की डेंसिटी अगर हमें दे रखी है तो कितनी है 0.9, इंटू में वॉल्यूम, हमें जितनी वॉल्यूम बलून की होगी इतनी ही वॉल्यूम उससे हटेगी, उतनी ही साइज की वॉल्यूम, तो ये हो जाएगी 20, इंटू में एक्सेलरेशन हम 9.8 यूज़ करेंगे, मोस्टली 9.8 होता है, कहीं लिखा है तो फिर 10 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 1 और एक डिजिट तो 0, इंटू में ऐसे ही इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 इंटू में 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फोर्स की वैल्यू है FA की वजह से वो हमारी कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 176.4, इतने के अप्रॉक्स हमारी जो होगी ना वो वैल्यू हो जाएगी। अब देखो उसके बाद ये तो हमारी क्या है, वो फोर्स है जो एयर इस पे ऊपर की तरफ लगा रही है, एयर जो है वो इसके ऊपर की तरफ लगा रही है। बाकी जो बलून है वो कितने फोर्स से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, वो एक तो हमारा क्या है mg और प्लस में 88 न्यूटन की वजह से ये क्या करेगा, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब इन दोनों का जो माइनस होगा ना वही लोड होगा कि कितना लोड ये बियर कर सकता है।
अभी देखो ड्यू टू हम बलून के कारण फोर्स कितना है, तो फोर्स का फॉर्मूला सेम हमारा यही बन जाएगा, V इंटू ए, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी बलून की वजह से। बलून में क्या है, हीलियम गैस है, तो इसका जो वो हो जाएगा कितना है, उसकी डेंसिटी 0.178, वॉल्यूम इसका 20 रहेगा और ए की वैल्यू 9.80 हमारी रहेगी। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1, 3 जीरोज आ जाएंगे, इंटू में 9 इसके नीचे 1 और 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, 34.8 निकल के आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, 34.8। अब देखो टोटल इसका जो फोर्स है वो कितना फोर्स निकल के आ रहा है बलून की वजह से, 34.8। ये तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई, इस फोर्स की, और प्लस में 88 भी हमारा क्या है, इसके जो इसका जिस मटेरियल से बना है उसका फोर्स है, उसकी जो वैल्यू है वो भी नीचे की तरफ इसे खींच रहा है। तो इसकी जो टोटल एफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 122.6, ठीक है, सॉरी 122.8 होगा ना, 8 होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेस हो गए, ये हमारी किसकी वजह से, बलून की वजह से लग रहा है, और ये हमारा एयर की वजह से, एयर इसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, बलून इतने फोर्स से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों का जो माइनस होगा ना, एयर और बलून वाला, वही वो लोड होगा जितना ये बियर कर सकता है। तो इसे माइनस कर देंगे, कैसे माइनस करेंगे, एफ एयर का फोर्स माइनस में बलून का। अब एयर का हमारा कितना है, 176.4 माइनस 122.8, तो ये हमारी वैल्यू जो निकल के आ रही है 103.6 के अप्रॉक्स निकल के आती है। अब इसमें 153.1 हमारा इसके बिल्कुल नियर अबाउट जो ऑप्शन है वो सी है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 53.1। इतना जो लोड है वो ये बलून बियर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ए यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m इज लाइंग एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर of mass m just over the sphere where r is the radius of the ring as well as of the sphere, then the magnitude of the gravitational force between them। देखो ये क्वेश्चन ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। इसमें एक स्फीयर दे रखी है, स्फीयर, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाता है, बाकी हम कंसेप्ट और बेसिक के साथ भी जा सकते हैं। स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर एक रिंग है। अब रिंग और स्फीयर की जो रेडियस है वो r है, स्फीयर की रेडियस भी कितनी है, r है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो √3r दे रखी है। अब ये बताना है कि ये रिंग जो है ना, इसको स्फीयर कितनी फोर्स से इसे खींचेगी, वो फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो इसमें ना एक कंसेप्ट हमारा यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, जो हमारी जो रिंग होती है ना, मेनली तो हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारी रिंग है वो क्या होगी, एक बेंगल की तरह होगी। ये जब नीचे हमारी स्फीयर है तो स्फीयर इसके सेंटर को नहीं खींचेगी, इसके सेंटर से हमें डिस्टेंस दे रखी है, मीन्स ये तो होलो है, ये जो ये वाला पार्ट है स्फीयर इसे खींचने की कोशिश करेगी, इसके सेंटर को नहीं करेगी, तो हमें डिस्टेंस तो बीच वाली दे रखी है, जबकि हमें डिस्टेंस से टच करके इससे चाहिए, तो ये क्या बन जाती है, तिरछी बन जाती है ना, मीन्स हमें ये वाली डिस्टेंस हमें जो गिवन है ना सेंटर से, ये वाली गिवन है, जबकि ये जो स्फीयर है इसे इस डिस्टेंस से खींचने की कोशिश करेगी, मतलब इससे। तो किसी भी पॉइंट से हम बनाएंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि बीच में ये आपका क्या है, ये तो इन्होंने डिस्टेंस दे रखी है, और जो बीच की जितनी भी डिस्टेंस है पूरी रिंग में जो आर होगी सभी साइड्स इक्वल ही होगी, कहीं भी आर निकालोगे तो इसमें आर सेम ही होगी रिंग के अंदर। तो देखो इसमें क्या होगा, हमारा जो आर जो इस सेंटर की डिस्टेंस है ये हम नहीं लेंगे, ये कौन से लेंगे, क्योंकि इसको थोड़ी ना अट्रैक्ट कर रही है ये स्फीयर, तो ये स्फीयर किसको अट्रैक्ट करेगी, इस वाले पॉइंट को कहीं से करेगी, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक ट्रायंगल रेक्टेंगल बन जाता है। यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, तो ये जो होगा ना, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, r स्क्वायर प्लस में √3r का स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसे हम x कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस में 3r स्क्वायर, ये अंडर रूट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, ये x की वैल्यू हो जाएगी, और ये वैल्यू हो जाएगी 2r = x।
ये हमारी मीन्स जो ये साइड है ये कितनी आ गई, ये 2r वैल्यू हमारी आ गई। अब जो हमारी स्फीयर है ना, इस रिंग को बीच में से अट्रैक्ट नहीं करेगी, यहाँ से अट्रैक्ट करेगी। इट्स मीन ये हमारी मेन डिस्टेंस अब कंसीडर की जाएगी। देखो अब इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है इसके लिए फोर्स का वो होता है जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर हमारी क्या है, बीच की डिस्टेंस है। अब बीच की डिस्टेंस हमारी वो नहीं होगी, देखो ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि जो बीच की डिस्टेंस है ना हमारी ऐसे सेंटर से ये नहीं होगी, हमारी बीच की डिस्टेंस जो माननी है ये इसको इसे अट्रैक्ट करेगी ना, इस पार्ट इनमें से किसी पॉइंट को अट्रैक्ट करेगी, बीच वाले पार्ट को थोड़ी करेगी। तो डिस्टेंस हम तो हमें ये दे रखी है, लेकिन हमें फाइंड आउट कौन सी करनी है, किसी पॉइंट से, ये वाली। तो ये तिरछी बनेगी और ये हम देख चुके हैं ये वाली है, ये सीधी नहीं है, ये वाली है। तो ये आर की जगह हमारा जो फोर्स होगा तो उसमें जी कैपिटल एम अपॉन में आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली हो गई। अभी देखो हमारा फोर्स अभी हमने देखा था, फोर्स को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो फोर्स हमारा कैसे होता है, जो हमारा मेन होता है रिजल्टेंट फोर्स ये F है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है F cos थीटा। अभी हमने देखा कि ये कैसे अप्लाई होता है, F sin थीटा, ये हमारी एंगल थीटा है। अभी हमने इस चीज़ को देखा है। अभी देखो जब ये हमारी जो रिंग को अट्रैक्ट कर रही है ना कोई स्फीयर, जब रिंग को अट्रैक्ट करेगी स्फीयर तो क्या करेगी, ये ऐसे ही तो आएगी, अगर इसे अट्रैक्ट करना है तो ऐसे इसके पास आएगी। इट्स मीन ये वाला जो मीन्स ये जो एल्टीट्यूड है, एक तरह से ये देख सकते हैं इस डिस्टेंस से, मतलब वो ऐसे करके नीचे आने वाली है। तो इसका मतलब है जो हमारा ये वाला साइड है, तो ये वाला साइड हमारा कौन सा है, ये है। तो इस डिस्टेंस को कम करती हुई जाएगी, और ये डिस्टेंस हमारी क्या है, बेस है, एक तरह से बेस ही तो है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है। तो इट्स मीन ये कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। तो इस वाली साइड हमारा फोर्स कितना होता है, F cos थीटा होता है। तो टोटल जो हमारा फोर्स इसमें लगेगा वो क्या लगेगा, F cos थीटा लगेगा। अब देखो F की वैल्यू तो हम निकाल चुके, टोटल फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, F cos थीटा ही लगता है बेस के अलोंग में। ये हमारा एल्टीट्यूड के अलोंग में हो गया कि बेस के अलोंग हम देख रहे हैं इसको, जो स्फीयर है इसे पार्टिकल्स के थ्रू का, इसके साइड वाले पार्टिकल्स के थ्रू इसे ऐसे बेस की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इट्स मीन ये वाला फोर्स हमारा वहाँ पे अप्लाई होगा। अब जब F cos थीटा होगा, F हम निकाल चुके, F हमारा कितना है, ये है। अब यहाँ से क्या हम cos थीटा निकाल सकते हैं, देखो cos थीटा का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस इज इक्वल टू cos थीटा होता है। ये अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले भी। तो ये क्या होता है, यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, बेस जो है ना यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन है जहाँ पे थीटा बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो बेस है। मीन्स √3r हमारा बेस है। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा कितना है, हाइपोटेनियस हमारा 2r है। अभी देखा हमने ये वाली डिस्टेंस तो हमने निकाली ही है, तो ये 2r हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 अपॉन में 2। ये किसकी वैल्यू निकाली है हमने, cos थीटा की वैल्यू निकाली है। अभी टोटल फोर्स हमारा कितना आएगा, F cos थीटा आएगा। तो देखो F cos थीटा में हमने F की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। F की वैल्यू कितनी है, GMM कितनी हो गई, GMM, और कितना है अपॉन में 4r स्क्वायर इंटू में cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3 अपॉन में 2। तो टोटल जब वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 अपॉन में 8r स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है। तो ये वैल्यू हमारी किस में है, ऑप्शन बी में है, √3 अपॉन 8 GMM अपॉन में r स्क्वायर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, विजय इज अनेबल टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 2.5 मीटर फ्रॉम हिज आई, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट रिफ्रैक्टिव पावर शुड हिज करेक्टिव लेंस हैव। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें, जो हमारी नियर की जो पॉइंट होता है ना वो हमें 25 सेंटीमीटर पे दिखता है। ये भी स्टेट में पहले क्वेश्चन आया है कि सबसे जो पास वाला पॉइंट होता है हम कितनी सेंटीमीटर तक देख पाते हैं, 25 सेंटीमीटर तक हम देख पाते हैं। जो नियर पॉइंट होता है वो हमारा कितना
कितना होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो 25 सेंटीमीटर होता है। बट जो विजय है, विजय को जो इमेज बनती है ना, वो इमेज बनती है 2.5 मीटर पे। मीन्स उसको ना एक दिक्कत है जिसे क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष, दूर की चीज़ें दिखती है। जो 25 सेंटीमीटर की चीज़ें हैं ना, उसे 2.5 मीटर की चीज़ें, उसे 2.5 मीटर की चीज़ें ऐसे दिखती हैं जितनी 25 सेंटीमीटर की चीज़ें देखी जाती हैं। इट्स मीन उनको है फार साइटनेस का जो वो है बीमारी, उसको एक तरह से बोल सकते हैं साइट ये होती है। इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये क्या होती है, ये दूर दृष्टि दोष होता है जिसमें दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती है, पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। इसमें उसको 2.5 मीटर दूर का तो दिख जाता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर पास का उसे दिखाई नहीं देता। तो उसकी आंखों में ना एक लेंस लगवाना पड़ेगा। वो लेंस क्या करेगा, उसकी जो रेटिना पे इमेज बनती है, रेटिना पे इमेज हमारी बनती है, तो रेटिना पे जो इमेज है ना, वो उसे इस तरह से दिखाएगा कि ये जो चीज़ 25 सेंटीमीटर दूर होगी ना, वो उसे इस तरह से दिखाएगा कि वो 2.5 मीटर दूर है। उस तरह से उसकी इमेज पे, उसकी आंखों पे इमेज बनाई जाएगी। तो इसके लिए यू कितना हो जाएगा, यू जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखो ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 0.25 मीटर, क्योंकि 1 मीटर जो होता है हमारा 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये भी मीटर में गिवन है। तो इट्स मीन उसके लिए जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो कितनी होगी 0.25 और इमेज की दूरी 2.5। अब देखो हमें पावर का फॉर्मूला पता है, पावर ही हमें निकाल लिया 1/f होता है फोकल लेंथ, और जो 1/f का फॉर्मूला होता है लेंस के केस में वो क्या होता है 1/v माइनस में 1/u, इसी तरह होता है। और जो ये साइन ऑफ कन्वेंशन लेते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, u और v की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाते हैं। अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना हो जाएगा माइनस के 1/2.5, और ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/0.25। यहाँ पे पॉइंट्स को हटा सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख दिया, इसके पीछे 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे भी पॉइंट हटा दिया, उसके नीचे 1 लिख दिया, तो ये 0 आ जाएगी। ठीक है, इसे जब हम एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस का, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा हमारा, जब 100 में से 10 जाएंगे तो 90/25। जब इसे हम इसे जब हम कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3.6 डायोप्टर, 3.6 डी। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा डी। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा क्या होता है, जो एक लाइट है हमारी रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो वो क्या करती है अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, वही हमारा क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है। मीन्स हमें इमेज कहीं से कहीं थोड़ी अलग दिखती है, वो हमारा लाइट की वजह से होता है कि वो अपनी डायरेक्शन को थोड़ी चेंज करती है, तो इमेज हमें अलग जगह पे दिखाई देती है। तो इसमें देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, 9-10 से ही हमारा ये क्वेश्चन है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं वो रिफ्रैक्शन की वजह से ही नजर आते हैं। उसके बाद आता है हमारा सन अपेयरिंग हायर इन द स्काई देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन से हमारा जो सन है ना वो भी अलग डायरेक्शन में दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है सेकंड, हमारा क्या हो जाता है सन अपेयरिंग हायर इन द स्काई देन इट्स एक्चुअल। जो सन जो होता है ना वो एक्चुअल पोजीशन से हमें थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, इसमें वही है हायर दिखाई देता है जितना वो होता है, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से ही है क्योंकि वो लाइट बेंट हो जाती है। उसके बाद है सन कमिंग विजिबल 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज। जब सनराइज होता है सनसेट होता है तो वो 2 मिनट पहले दिखता है हमें, 2 मिनट पहले मीन्स अपनी पोजिशन से थोड़ा सा वो चेंज होकर दिखता है, तो वो भी हमारा रिफ्रैक्शन का ही केस हो जाता है। इट्स मीन ये भी हमारा सही है। तो इसमें क्या नहीं होगा रिफ्रैक्शन की वजह से, तो हमारा ऑप्शन बचता है एक डी, वो क्या है सन अपियरिंग रेड एट सनसेट। सनसेट के टाइम जो कलर होता है ना, कलर हमारा कभी भी रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं बदलता, पोजीशन बदलती है। तो ये ध्यान रखेंगे, रिफ्रैक्शन जो लाइट का जो होता है ना किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेगा, उसके कलर को चेंज नहीं करेगा। कलर का जो चेंज होना होता है ना वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। ये क्या होती है हमारी स्कैटरिंग होती है, और जो स्कैटरिंग होती है वो हमें पता होता है जो हमारी सनलाइट होती है उसमें कितने कलर होते हैं, उसमें होते हैं हमारे 7 कलर्स, और 7 कलर्स में से जो वॉयलेट कलर होता है ना
वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी सबसे ज़्यादा होती है, और ये सबसे पहले क्या होता है, बेंट होता है, तो इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और वॉयलेट की। तो इसका क्या होता है, ये सबसे पहले स्कैटर होता है, तो इसलिए हमारा जो आसमान है, आसमान का कलर जो किसकी वजह से होता है, ब्लू कलर, क्योंकि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी उसकी हाई होती है ब्लू कलर की, तो वही सबसे पहले स्कैटर हो जाता है, तो ब्लू कलर हमारा इसकी वजह से ही हमें आसमान का दिखाई देता है। उसके बाद शाम होने होते तक हमारा क्या बच जाता है, रेड कलर, विबग्योर, रेड कलर बच गया ना, तो हमारा क्या बच जाता है, रेड कलर बच जाता है। तो हम विबग्योर यही होता है ना, VGYOR होता है, सॉरी, VIBGYOR होता है, GYOR, ठीक है। तो हमारा जो रेड कलर होता है ना, तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है तो स्कैटरिंग भी इसकी सबसे कम होती है, तो यही कलर बच जाता है शाम तक। तो तब इसको रेड कलर को स्कैटर करते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं, तो पार्टिकल जब सबसे लास्ट में इसे स्कैटर करते हैं तो हमारा जो आसमान है वो कैसा दिखाई देता है, सन जो है हमारा वो कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाता है वो ऑप्शन हो जाता है हमारा डी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस ग्लास, इसमें क्या हो रहा है, सेपरेटिंग ग्लास एयर मीडियम, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर देन z टाइम्स द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर इमेज टू बी रियल, द वैल्यू ऑफ z। देखो ये हमारा कनकेव का केस दे रखा है कि जो कनकेव है उसमें इमेज कब रियल बनेगी, और कनकेव में हमें कहाँ से कहाँ जाना है, डेंसर से रेयर में। इसने बोला है हमें डेंसर से रेयर मीडियम में जाना है, और उसकी इमेज रियल बनाने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी। देखो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, हमारी इमेज है, ये हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अभी देखो डेंसर से जा रहा है, तो डेंसर जो है ना हमारा ग्लास दे रखा है उसने, तो ग्लास के लिए जो μ1 की वैल्यू है, μ1 की वैल्यू हमारी होगी 3/2, ग्लास के लिए दे रखी है। और रेयर मीडियम जो है ना वो μ1 हम उसके लिए लेंगे, और वो एयर दे रखी है, तो एयर के लिए हमारी μ1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। μ2 की वैल्यू कितनी है हमारी, μ2 की वैल्यू उन्होंने μ1 की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन में v माइनस में μ1 की दे रखी है 3/2 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 कितना हो जाएगा हमारा, μ2 हो जाएगा 1 माइनस 3/2 अपॉन में r। अभी देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v माइनस में 3/2 u इज इक्वल टू 1/2 r, ठीक है। अब देखो v को हमें क्या करना है, उसने बोला है इमेज जो है ना वो हमारी कैसी होनी चाहिए, इमेज हमारी कैसी होनी चाहिए, इमेज रियल होनी चाहिए। इमेज रियल होनी चाहिए तो v की वैल्यू हमारी बड़ी होनी चाहिए 0 से, तभी वो रियल होगी, और 1/v की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए 0 से, तभी वो रियल होगी। ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। तो इस कंडीशन को कैसे अप्लाई करेंगे, ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। इट्स मीन हमारे पास जो 1/3/2 u है वो भी बड़ी होनी चाहिए 1/2 r से। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जब इसे क्रॉस करेंगे तो u ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा 3r से, ठीक है। u की वैल्यू मीन्स इमेज की वैल्यू कितनी बड़ी होनी चाहिए, 3r से बड़ी होनी चाहिए, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा r, तो 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमारा आंसर जो होगा डी हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखे हैं, 12th से हमारा है ये चैप्टर। देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, एनी डीसी जनरेटर कैन ऑल्सो फंक्शन एज सिंपल डीसी मोटर। डीसी जो जनरेटर होता है ना, तो डीसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो डीसी मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब हम जनरेटर को घुमाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी देता है, और मोटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो किसी टरबाइन को घुमाती है। इसका मतलब एक दूसरे में, अगर हम जनरेटर को यूज करना चाहें ना कि उसको हम मैकेनिकल एनर्जी, अगर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी दें तो वो टरबाइन को घुमा सकता है, मीन्स वो उल्टा भी काम कर सकता है। इसका मतलब वो एक मोटर भी बन सकता है। तो ये स्टेटमेंट ना एकदम बिल्कुल सही है कि ये एक डीसी मोटर की तरह भी काम कर सकता है। उसके बाद है सेकेंड, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस इन एसी जनरेटर रिवर्स डायरेक्शन ट्वाइस पर पीरियड। देखो जो एसी करंट होता है हमारा वो
वो कैसे चलता है, AC हमारा ऐसे चलता है, तो जो 1 साइकिल होगी ना, 1 साइकिल के अंदर ये 2 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो AC का हम ये लेके चल सकते हैं, जो हमारा अल्टरनेट करंट होता है वो क्या करता है, देखो अल्टरनेट इसके नाम से ही हम देख सकते हैं, अल्टरनेट मतलब एक चीज़ छोड़ के, मीन्स एक बार ऊपर जाएगा एक बार डाउन जाएगा, तो एक साइकिल के अंदर ये 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हमारी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अभी देखो जो AC है ना, AC पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारे घरों में जो करंट यूज होता है वो कौन सा होता है। ये पहले भी स्टेट में क्वेश्चन आया, तो वो होता है हमारा अल्टरनेट करंट होता है AC। बाकी हमारे लैपटॉप फ़ोन वगैरह में जो करंट यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, वो DC होता है। और वो DC किसकी वजह से होता है, कम्यूटेटर की वजह से होता है। और जो हमारे चार्जर्स होते हैं ना, वो चार्जर हमारे AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो 1 डायरेक्शनल होता है। और हमारे घर की जो बिजली होती है वो AC से चलती है, अल्टरनेट करंट उसमें होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़ 500 टर्न्स पर मीटर एंड ए क्रॉस सेक्शन एरिया 4 centimeter square. The current in its winding is increasing at 100 ampere per second. The magnitude of the induced electric field with the loop width if its radius is 2 centimeter. देखो इस क्वेश्चन को बेसिक से हम किस तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट हमें पूछा है, ये इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है EMF अपॉन में 2πr। अब देखो इंड्यूस मोटिव फोर्स हमारा क्या होता है, -T∅/dt अपॉन में 2πr। ये क्या होता है, हमारा फ्लक्स होता है। और फ्लक्स की जो वैल्यू हमारी होती है वो हमारी कितनी होती है, B इंटू में A मीन्स कितनी मैग्नेटिक लाइन है उस एरिया को क्रॉस कर रही हैं, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रही हैं, ये होता है। उसके बाद हमारी जो B की वैल्यू होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि B की वैल्यू पे अलग से फॉर्मूले बन जाते हैं, μ0NI होती है, ठीक है, μ0NI होती है। अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है, हमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं, कितने हैं, 500 है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। एरिया हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 4 सेंटीमीटर में हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, कितने में करेंगे, 4 इसे कर सकते हैं हम। इसको हम करेंगे मीटर में चेंज। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें 10 की, अगर ये स्क्वायर में पावर है ना, तो 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, करंट चेंज इन करंट दे रखा है di/dt। उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 100 एम्पियर पर सेकेंड दे रखी है। और क्या दे रखा है हमें, रेडियस दे रखी है। और रेडियस कितनी है हमारी, 2 सेंटीमीटर। इसे भी पहले ही हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगी 0.02 मीटर। अभी देखो जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, उस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा आंसर कैसे निकल के आएगा। देखो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला ये है, इसमें क्या करेंगे हम, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एरिया तो देखो बाहर निकल जाएगा, एरिया को तो हम पहले ही बाहर निकाल लेंगे, एरिया कांस्टेंट है हमारा, तो जो वैल्यू कांस्टेंट है इसमें ही वैल्यू पुट करेंगे E की = करके। तो इसमें सारी वैल्यूज़ को हम कैसे पुट करेंगे, एरिया हमें दे रखा है, एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में 10⁴ माइनस में 4 आएगा, क्योंकि हमें मीटर में चेंज करना है ना, तो माइनस में आएगा। अब उसके बाद हमारा जो डी की जो वैल्यू है, देखो इसमें B μ0NI है, इसमें भी N हमारा बाहर आ जाएगा और जो μ0 है वो भी हमारा बाहर आ जाएगा। D किसके साथ जाएगा, di/dt के साथ जाएगा, ठीक है। जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उन्हें हमने बाहर पहले ही निकाल लिया है। और जो μ0 है ना, परमेबिलिटी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जो होती है 4π × 10⁻⁻⁷ इसकी वैल्यू होती है। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, E की वैल्यू जो होगी, अभी देखो 4 × 10⁻⁻⁴ इंटू में N की वैल्यू हमारी 500 है, नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं। उसके बाद μ0 हमारा कितना है, 4π × 10⁻⁷ इंटू में di/dt हमें कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। जब ये हमें 100 दे रखा है और अपॉन में हमारी कितनी वैल्यू हो जाती है, 2 इंटू में पाई, और R की वैल्यू कितनी है, 0.02। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से
2 टाइम्स जाएगा, पाई से हमारा पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे कट हो के ये भी 100 बना देगी ऊपर 1 लगा के। उसके बाद देखो 2 से यहाँ पे 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बचा कितना 5 इंटू में 4, तो ये कितना हो गया 5 इंटू में 4 20। इसके पीछे कितनी हमारी 2 जीरोज़ और हैं, बाकी अब जीरोज़ को कैंसिल कर सकते हैं, -4 -7 और ये कितनी है 4। देखो ये 10 की पावर +4 है और ये 10 की पावर +4 बन जाएंगी, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। बची कितनी 10 की पावर -7। अब देखो 20, तो 2 इंटू में 10 रेज़ की पावर -4 जो है वो वैल्यूज़ हमारी बच जाएंगी। इतनी ही बचेंगी क्योंकि ये 3 बन जाएंगी, तो 3 में से जब 7 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा -4। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -4। कैलकुलेट करके इतना ही हमारा आएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 14। ए मैग्नेट्रॉन इज माइक्रोवेव ओवन एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद फ्रीक्वेंसी 2450 मेगाहर्ट्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद इट्स फ्रीक्वेंसी। देखो इसमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है मैग्नेट्रॉन की, कितनी दे रखी है 2450 मेगा हर्ट्ज में दे रखी है। इसे हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी 2450 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 6 हर्ट्ज इसकी जो होगी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है टू सर्व दिस रेफरेंस। तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ना उसे अलग से लिख लेंगे। जो इसका फ्रीक्वेंसी का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है QB/4πm, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें से हमें क्या निकालना है, B की वैल्यू निकालनी है। तो B की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, B की वैल्यू कैसे हो जाएगी हमारी, B की वैल्यू हो जाएगी 4πm/Q, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, मास = 9.1 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -31 kg। फिर इसकी जो चार्ज होगा, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का होगा, वो कितना होता है 1.6 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 90 कूलम। इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे बी में, क्योंकि हमें 4 दे रखा है, इंटू में पाई इंटू में एम की वैल्यू हमारी 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 इंटू में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 2450 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 6 अपॉन में हमारा जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -19। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 0.087 टेस्ला। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। An insect trapped in a circular groove with a radius of 12 cm continuously move along the groove and complete 7 revolutions in 100 seconds. Regarding the motion of the insect, consider the following statement. देखो उसने क्या बोला है कि एक सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर पाथ है, उसमें कोई इंसेक्ट है, इसकी जो रेडियस दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, वो 7 रिवॉल्यूशन करता है, 7 चक्कर लगाता है, तो उसकी डिस्टेंस बतानी है। अभी देखो इसमें क्या दे रखा है, सिंपल हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सिंपल स्पीड निकाल सकते हैं, सिंपल स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, वो 7 चक्कर लगाता है इसके, और टाइम भी उन्होंने दे दिया है। टाइम कितना दिया है, टाइम दे रखा है वो कितने टाइम में लगाता है, तो 100 सेकेंड में लगाता है, और रिवॉल्यूशन कितने हैं उसके 7 हैं, 7 रिवॉल्यूशन वो लगाता है। तो इसमें क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं, उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, वही लीनियर वेलोसिटी होगी। सिंपल तरीके से उसकी लीनियर वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी देखो स्पीड ही लीनियर वेलोसिटी है इसमें हमारी, और स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होती है हमारी स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है, और सरकमफ्रेंस कितनी है 2πr होती है, तो ये एक चक्कर में है उसकी डिस्टेंस, मतलब एक सरकमफ्रेंस मतलब एक चक्कर इतनी दूरी। अब वो 7 चक्कर लगा रहा है तो इंटू में 7 कर देंगे, तो टोटल 7 चक्कर में इतनी दूरी वो दूर तय करेगा। तो 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में r कितना है उसका 12 है, इंटू में 7, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी निकल के आ जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी निकल के आएगी
4 इंटू में 12, ये निकल के आएगी उसकी टोटल डिस्टेंस। अपॉन में कर देंगे हम टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारी स्पीड निकालने के लिए हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी निकली है 44 इंटू में 12, अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा हमारा 100। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी कितनी आएगी 5.3 के अप्रॉक्स निकल के आएगी। तो इसका जो हमारा इसका मतलब है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसने सही दे रखी है कि जो लीनियर स्पीड होगी वो 5.3 ही होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखो उसने सेकंड क्या बोला है, एक्सेलरेशन इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। देखो वेक्टर समझते हैं, वेक्टर हमारी क्या क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है और जिनकी डायरेक्शन होती है, वो हमारी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे हमारी 6 क्या लगा सकते हो आप 6 मीटर लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या है मैग्नीट्यूड हमारा क्या है 6 है और इसकी डायरेक्शन एक तरह से इसकी क्या हो जाती है यूनिट हो जाती है। जैसे फोर्स होता है न्यूटन लगा के चल सकते हो 6 न्यूटन, तो फोर्स हमारी क्या है 6 हमारा मैग्नीट्यूड है, एन हमारी जो है इसमें न्यूटन जो है वो डायरेक्शन हो जाती है। तो हम देखते हैं देखो एक्सेलरेशन हम इससे किसी भी पॉइंट पे लेते हैं ना, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन है, ऐसे यहाँ पे देखोगे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है। तो हर पॉइंट पे जो हमारी डायरेक्शन है ना एक्सेलरेशन की वो चेंज हो रही है। इसने बोला है कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट वेक्टर मतलब कांस्टेंट डायरेक्शन। देखो कांस्टेंट वेक्टर का मतलब एक तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होनी चाहिए। और देखो कांस्टेंट वेक्टर में दोनों ही चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो चलो कांस्टेंट हो सकता है कि वो स्पीड एक ही स्पीड से जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो हो सकता है कि कांस्टेंट है, बट क्या उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होगी? नहीं, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में है तो हर पॉइंट पे उसकी क्या होगी डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में। इसका मतलब उसकी डायरेक्शन अगर कांस्टेंट नहीं है तो वेक्टर पूरा का पूरा कांस्टेंट हम उसे नहीं कह सकते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो सेकंड है हमारी गलत हो जाती है। उसके बाद देखते हैं थर्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट 2.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने बोला है कि अब वेक्टर होगा एक्सेलरेशन का वो कांस्टेंट होगा, तो वो हमें थोड़ा फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा। इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है हमारा mv²/r, ये होता है। और बाकी जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो ma होता है, ये हमें पता है। दोनों को जब हम इक्वेट करते हैं तो m से m कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से a की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है v²/r। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है। तो देखो एक्सेलरेशन जब हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे तो v² हमारी लीनियर वेलोसिटी ही है, तो 5.3 इंटू में 5.3 और r जो है हमारा 12 है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा आता है 2.3। इसका मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हमारी सही है। तो इसमें क्या है फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो सही है, बाकी हमारा गलत है। तो इसका कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन इसका हो जाएगा कि फर्स्ट और थर्ड जो है ना वो स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकंड वाली जो वेक्टर वाली कांस्टेंट वाली है वो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो वो हमारा वेक्टर भी कांस्टेंट नहीं होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Ram measures the period of oscillation of a simple pendulum in successive measurement. The reading are 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80। देखो राम ने क्या किया, एक पेंडुलम है, पेंडुलम हमारा कैसे मूव करता है, जैसे मान लो हमने यहाँ से इसे छोड़ा तो ये क्या करेगा इस डायरेक्शन तक जाता है और फिर क्या करता है वापस आता है। तो इस पूरा जाना और वापस आना इसे क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट ऑस्किलेशन हम बोलते हैं। जैसे कंप्लीट ऑस्किलेशन बोलते हैं तो उसने क्या बोला, उसने 5 मेजरमेंट्स करी हैं, तो 5 मेजरमेंट्स में उसको कितनी एरर आई वो उसे देखनी है। देखो इसमें से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है ना हमारी पीक पे वो 0 होती है और एक्सेलरेशन जो होता है ना यहाँ पे मैक्सिमम होता है। ये क्वेश्चन पहले भी स्टेट में आया है। और जो ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होती है ना इस पर हमारा जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और जो एक्सेलरेशन होता है ना वो 0 होता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी स्टेट में बना है, पहले स्टेटमेंट की फॉर्म में इसमें से पूछ लिया था, अभी न्यूमेरिकल दिया है। तो न्यूमेरिकल को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसने बोला है 5 वैल्यूज़ हैं, 5 में मीन निकालना है हमें एरर का। सबसे पहले तो इन सबका मीन निकाल लेते हैं। सबका मीन निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये जो सारी वैल्यूज़ दे रखी है ना सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। वही होता है जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनको इतनी ही नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे।
तो हमारी जो ये एवरेज निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2.62 के अप्रॉक्स। ये हमारी एवरेज है। अब ये एक कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ गई हमारी एवरेज की। अब इस एवरेज से देखेंगे कि सभी में कितनी एरर आ रही है। अभी देखो जो फर्स्ट है हमारी 2.63, इसमें से माइनस करेंगे 2.62 को तो हमारी कितनी एरर आएगी, 0.01 के अप्रॉक्स एरर आएगी। दूसरी वैल्यू है हमारी 2.56, इसमें से 2.62 को हम जब वो करेंगे तो ये 0.06 के अप्रॉक्स कुछ एरर आएगी। फिर हमारा है 2.42, इसमें से भी 2.62 को जब हम माइनस करेंगे तो ये कितनी आएगी, 0.020 के अप्रॉक्स कुछ एरर आएगी। फिर है 2.71 माइनस 2.62 को जब माइनस करेंगे तो हमारी कितनी एरर आएगी, 0.08 के अप्रॉक्स कुछ आएगी। उसके पास कितनी है 2.80 माइनस 2.62, तो ये हमारी कितनी आएगी 0.176 के अप्रॉक्स आ रही है। तो देखो इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, कितनी एरर, टोटल एरर नहीं पूछी उसने, भी एरर का एवरेज पूछा। ये तो टोटल हमने एक एवरेज निकाला, उसमें से सारी एरर निकाल दी, कितनी एरर उसकी आ रही है। अभी इन पाँचों को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगी कि एवरेज एरर कितनी है। इन सभी को क्या करेंगे, एडअप करेंगे और 5 से हम इन्हें डिवाइड कर देंगे। जब इनको सभी को ऐड करके हम, ये आ जाता है 0.536 अपॉन में 5, तो ये हमारी जो डिवाइड करते हैं तो 0.11 के अप्रॉक्स हमारी वैल्यू आती है। इट्स मीन जो हमारी एरर है वो एवरेज एरर वो 0.11 हमारी निकल के आती है। अभी देखो इसका परसेंटेज निकाल देना है, परसेंट पूछा है तो 0.11 आ रही है और टोटल कितनी थी 2.62 थी, इंटू में 100 कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4%। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ जाएगा 0.11 सेकेंड एंड 4%। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। A wave of frequency 500 Hz has a phase velocity of 360 meter per second. A phase difference between two displacement at a certain point at a time 10⁻³ सेकेंड अपार्ट है। देखो फेज डिफरेंस का ना जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है। सबसे पहले तो इसे फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, हमारी कितनी है 500 हर्ट्ज दे रखी है, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है 360 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और जो टाइमिंग है, टाइम दे रखा है हमारा 10⁻³ सेकेंड। अभी देखो फेज का ना डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है d5, ये होता है हमारा 2π फ्रीक्वेंसी इंटू में टाइम। अभी इसमें देखो वैल्यूज़ पुट कर दोगे, 2π इंटू में फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 500 है, इंटू में टाइम हमारा 10⁻³ है। इसे सर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2π इंटू में 500, ये कितना हो जाएगा अपॉन में चली जाएगी 3, नीचे लिख सकते हैं इसे, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू में, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 zeros हैं, यहाँ पे भी 3 zeros, तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी पाई। तो फेज डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई। फेज डिफरेंस हो जाएगा हमारा पाई। देखो फॉर्मूले में 2π कैसे लिया जाता है, जो हमारा पूरा सर्कल होता है ना, जिसमें पूरा टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है, वैसे ही जब हम वेव निकालते हैं ना तो वेव में जो ये एक पूरा ऑस्किलेशन होता है, ये फेज जो होता है ना 2π का होता है कंप्लीट। तो इस तरह से हम लेते हैं कि अगर वो यहाँ पे होती तो कितना डिफरेंस होता, पाई का होता, यहाँ से यहाँ तक टोटल होता है 2π का। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हमारा निकल के आता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विच इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का इनमें से कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। देखो ये 12th से है और इसमें हमें पहले तो वेव का फॉर्मूला अगर पता होगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वेव की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कर्ली स्क्वायर वाई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर वाई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर। ये हमारी जो होती है ना वेव की इक्वेशन होती है। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, मीन्स वही हमें बतानी है, और जो सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो तो इसका क्या हो जाएंगी, आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको निकाल के देखेंगे
कि कौन सी इसमें से सेटिस्फाई करेगी और कौन सी इसमें से सेटिस्फाई नहीं करेगी। देखो फर्स्ट वाली हमें क्या दे रखी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन हमें दे रखी है। देखो इससे पहले टी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट करनी है, टी के रिस्पेक्ट में करते हैं इसे। देखो करली y ओवर करली टी, पहले इसे करली सिर्फ t के रिस्पेक्ट में करके देखो तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, v स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इसके लिए कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा 2t, इतना ही होगा। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर, इतनी ही वैल्यू आएगी हमारी करली टी स्क्वायर की, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ जाती है, अभी ये 1 हो जाएगी। अब इसे ना x के रिस्पेक्ट में करो, करली y ओवर करली x। अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला केस तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा 2x। अब इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करली स्क्वायर y ओवर करली x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये तो दोनों वैल्यूज आई है ना, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देखेंगे। करली स्क्वायर वाई ओवन करली टी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी है, 2v स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर फॉर्मूले में पहले से ही है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, क्या ये इक्वेशन सेम आ रही है, 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर, इट्स मीन्स ये जो हमारा फर्स्ट वाला होगा ना ये इसका सॉल्यूशन होगा। अभी सेकंड केस देखते हैं, इसमें क्या है, सिर्फ बीच में क्या कर दिया है इन्होंने, बीच में माइनस कर दिया है। जब बीच में माइनस कर दिया है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। इट्स मीन जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाए, जब वैल्यू को पुट करेंगे माइनस, तो -2v स्क्वायर कभी भी +2v स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब जो आंसर होगा वो हमारा किसके साथ जाएगा, बी के साथ हमारा जो है वो आंसर जाएगा। ये हमारा कौन सा होगा, बी जो होगा वो सही नहीं होगा। और बाकी ऐसे ही हम थर्ड में और फोर्थ में जब इसी वैल्यू को पुट करेंगे ना तो इस तरह से ये सेटिस्फाई कर जाएगी। तो जो सेटिस्फाई कर जाएगी वो सॉल्यूशन है, जो सेटिस्फाई नहीं कर रही है वो इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा बी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ए 45 किलोवाट मोटर वाइंड से केबल अराउंड ए ड्रम वाइल लिफ्टिंग ए 2700 kg मास टू ए हाइट ऑफ 6 मीटर इन 3 सेकेंड। द पावर लॉस्ट ऑफ फ्रैक्शन kg, देखो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू भी दे रखी है। उन्होंने क्या बोला है कि ना हमारे पास एक मोटर है, उसमें हम पावर जो इनपुट पावर दे रहे हैं वो इनपुट पावर हम दे रहे हैं उसे 45 किलोवाट की इनपुट पावर हम उसे दे रहे हैं। बाकी उसको जो मास है, कितना मास है, उसका मास है हमारे पास 2700 kg। कितनी हाइट तक उसे उठाना है, हाइट है 6 मीटर और टाइम है उसका 3 सेकेंड। और उसमें जो जी की वैल्यू है वो उन्होंने दी है 10 है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी ही दे रखी है। अभी देखो इसके लिए जो लिफ्टिंग के लिए हमारे पास जो पावर होगी या पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, mgh, ये वैल्यू होगी। m की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है 2700 और g की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो 10 है और h जो है ना हमारा वो 6 है। अभी इसे जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारी वैल्यू आएगी 5400। ठीक है, ये किस में आ रही है, हमारी वॉट में आ रही है, किलोवाट में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 54 किलोवाट। अभी देखो जो हमारी आउटपुट पावर है ना वो ज़्यादा आ रही है और जो इनपुट पावर है वो हमारी कम है। हालांकि जो हमारा फ्रैक्शन लॉस होता है ना, कितना लॉस हो रहा है, वो हमारा होता है पावर आउटपुट, इनपुट में से आउटपुट को माइनस करना होता है। इनपुट माइनस आउटपुट मीन्स इनपुट हमारी ज़्यादा होनी चाहिए थी, आउटपुट कम होनी चाहिए थी। ये उल्टा ही आ रहा है कि आउटपुट हमारी 54 आ रही है और इनपुट हमारी उल्टा कम हो रही है। इसको भी फिर भी माइनस करते हैं ना हम, 54 माइनस 45 तो भी हमारा कितना आता है 9 आता है, जबकि 9 भी हमारे ऑप्शन के अंदर नहीं है। हालांकि 9 भी हमारा एक तरह से सही नहीं है क्योंकि इनपुट में से हम आउटपुट को माइनस करते हैं कि कितना हमारा लॉस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन की ना स्टेटमेंट में ही कोई मिस्टेक है, इसका जो आंसर है वो भी ऑफिशियल आंसर की के अंदर है नहीं, तो इसका कोई ग्रेस मार्क्स है, इसमें हम टिक नहीं लगा सकते कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि क्वेश्चन ही ये सही से नहीं बन पा रहा है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ।